नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, केंद्र सरकार ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी कि पीएलआई को मंजूरी दे दी है। टेक्सटाइल सेक्टर में ये मंजूरी दी गई है और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें बूम आएगा, उसमें ग्रोथ होगी और रोजगार जनरेट होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी जो टेक्सटाइल सेक्टर है भारत का, वो एक अपना नाम कमाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना से करीब 7.5 लाख जो है वो रोजगार जनरेट होंगे। साथ ही 10,600 करोड़ जो है को प्रोत्साहन जो है इससे राशि जो इसमें दी जाएगी और साथ ही 19,000 करोड़ का निवेश जो है इसमें आने की उम्मीद की जा रही है। 3 और 4 टियर जो सिटी हैं उनको इस योजना के माध्यम से ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या ये योजना है और किस तरीके से इस योजना के माध्यम से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा, किस तरीके से इस योजना के माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार जनरेट होगा, निवेश आएगा और वैश्विक रूप में भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक अपनी पहचान स्थापित करेगा। हमारे साथ बात करने के 2 खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ संजय भयानी जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया ऑपरेशंस एओगोल टेक्सटाइल में। साथ ही यदु अग्रवाल जी हैं जो कि फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं एओगोल नॉन वुमेन टेक्सटाइल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। थैंक यू। संजय सर, अगर आपसे शुरुआत की जाए, टेक्सटाइल सेक्टर में ये पीएलआई योजना जो है वो आई है, तो ये पहले तो पीएलआई योजना क्या है थोड़ा बताएं विस्तार से और टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे आप देखते हैं कि इसका फायदा मिलेगा? पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जी। बेसिकली ये स्कीम को सरकार ने काफ़ी कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लिए पास्ट में लागू की थी और वो सेक्टर्स का जो विकास हुआ है, वो सेक्टर्स जो हिसाब से ग्रो करने लगे थे उसके हिसाब से देखा गया कि टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द पायोनियर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको ये पीएलआई के अंतर्गत अभी लेना जरूरी है सो दैट हम वैश्विक स्तर पे या आई वुड से दैट ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनने के लिए ये सेक्टर को इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता ज़रूर है और this is what was expected for a quite some time, and that is where the PLI has now come up, announced, and I'm very happy कि ये स्कीम की वजह से जितनी भी टेक्सटाइल लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं आज की तारीख में भारत में, स्पेशली इन मध्य प्रदेश ऑल्सो, कि काफ़ी उन लोगों को बूस्ट मिलेगा और उनके पास अब अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम किस तरह से और एक्सपांड करें, किस तरह से नई प्लांट्स बनाएं, नए प्रोडक्ट्स बनाएं और दिस विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वी कैन कॉम्पीट विद द वर्ल्ड। जी जी। यदु जी, अगर आप देखा जाए फाइनेंस का आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप देखते हैं कि फाइनेंस सेक्टर में ये ग्रोथ ला सकता है और ये जो पीएलआई योजना है सरकार ने जो टेक्सटाइल को दिया है, तो किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ये एक काफ़ी अच्छी योजना है और ये अभी कुछ नया नहीं है। ये ऑलरेडी बाकी सेक्टर्स में, फूड में, फार्मा में, वाइट गुड्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और अच्छे रिजल्ट्स टेक्सटाइल में भी आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो वैल्यू चेन के लिए हैं कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बने और डोमेस्टिक के लिए भी बने और एक्सपोर्ट के लिए भी बने। दूसरा, जो अभी जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं वो इंडिया में रहें जी। और जो चीज़ें मैन मेड फाइबर्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल है, जिसमें अभी एक तो कंजम्पशन का जो लेवल है वो कम है, सेकंड इंडिया में उस चीज़ के लिए इंडस्ट्री नहीं है, वो आए। तो ये सब चीज़ों का जब बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो डायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट और प्रॉफिट्स और इनकम जनरेट होता ही होता है, इनडायरेक्टली भी इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होता है, जिसको हम बोल देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो पैसा जब रोटेट होता है तो उसके मल्टीफोल्ड्स बेनिफिट्स होते हैं। वो 1 या 2 साल में नहीं दिखेंगे, बट आने वाले टाइम में अपने को बहुत उसका बेनिफिट दिखेगा। जी बिल्कुल। संजय जी, अगर बात करें हम तो इसमें अगर रोजगार की बात करें, क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी समस्याएं आई, हर इंडस्ट्री को समस्या आई, हर क्षेत्र में समस्याएं आई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपको क्या लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में और निवेश के क्षेत्र में आप कितना महत्वपूर्ण निर्णय मानते हैं? अगर आप ऐसा देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ हेवीली डिपेंडेंट ऑन लेबर
एक इन्वेस्टमेंट अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके सामने 4000, 5000, 6000 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है उतना इन्वेस्टमेंट को चलाने के लिए। सो मेरे हिसाब से ये स्कीम के माध्यम से जो नए इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं ये डेफिनेटली बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। बिकॉज जो मैंने पढ़ा है और जो समझा है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की तारीख में ये सुनिश्चित कर रही है कि ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी डन इन प्लेसेस जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है जी। जो हमारे टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ हैं उसके आसपास में ये इन्वेस्टमेंट किए जाए सो दैट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर जनरेटेड और काफ़ी लोगों को उसकी वजह से काम मिले। आज आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन प्लेसेस। लोग कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं। तो आज टेक्सटाइल के लिए ये स्कीम लाकर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ हो जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहीं पर उनको रोजगार मिले सो दैट लोगों को माइग्रेट करना ना पड़े। आपने जो कोविड के बारे में बताया ये माइग्रेशन वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड दिस इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग इन दोज एरियाज माइग्रेशन का ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लोगों को यहाँ से वहाँ बहुत दूर दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, अपने आसपास के एरिया में इन्वेस्टमेंट होंगे। एंड टेक्सटाइल जैसे मैंने बताया कि लेबर इंटेंसिव है तो लेबर फोर्स की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, शायद इसलिए जरूर जी सरकार की कोशिश है कि 3 और 4 टीयर जो सिटीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए और जिससे कि चूंकि वहीं से लेबर जो है माइग्रेट करके बड़े बड़े शहरों में जाता है जहाँ पर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर वहीं पर इंडस्ट्री होगी तो वहीं पर जो वहाँ का लेबर है वहीं अवेलेबल होगा, वो सस्ता भी होगा और एक तरीके से जो माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है देश में जो रोजगार के लिए वो दूर होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि अभी क्या है, एक तो पहली समस्या जो माइग्रेशन की है वो बिल्कुल सही से दूर होगी, लेबर वहीं पे मिलेगी। और दूसरा क्या है, टीयर 4 टीयर 3 सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है जी। जो इंडस्ट्री को गारमेंट सेक्टर स्पेसिफिकली जहाँ पे लेबर इंटेंसिव बहुत होता है, महिलाओं की ज़रूरत होती है जी। तो वो जब वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने के कारण इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है। दूसरा, जब घरों में सब लोग काम करते हैं तो वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट और उनको घर के खर्च के लिए भी जब अच्छा पैसा मिलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऊपर होता है। बिल्कुल होता है। तो इस चीज़ के लिए टीयर 3 और टीयर 4 जो सिटीज़ हैं काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। बिल्कुल। संजय जी, अगर देखें हम तो पिछले कुछ समय से कोशिश रही है सरकार की कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश है कि हर चीज़ जो है बड़े शहरों में केंद्रित ना रहे, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे बड़े बड़े संस्थान हो, जो भी हो। एक जो दूसरे भी शहर हैं जो 3 टीयर 4 टीयर उन पे भी पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है ये जो कोशिश है ये आगे चल के जो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो यहाँ पे किस तरीके से फायदा इसका मिल सकता है यहाँ के शहरों को? देखिए, हर एक स्टेट के अंदर दूर दराज के गांव जहाँ पर खेतीबाड़ी होती है, लोग बेसिकली फार्मिंग के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं जी। लेकिन ऐसी भी जमीन होती है जो उपजाऊ नहीं होती है जी। सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसी ज़मीन का यूज़ करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, इंडस्ट्री वहाँ पर जाए और वहाँ के जो भी लोग हैं वो इंडस्ट्री के लिए काम करें और ओवरऑल सभी का डेवलपमेंट हो। क्योंकि एक घर का सदस्य रोजी रोटी कमाने के लिए 1000 किलोमीटर दूर चला जाता है। जो घर में बचते हैं वो लोग वो सोलली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है, अगर ये एम्प्लॉयमेंट पास में है, फार्मिंग भी कर पाएंगे, अपनी ज़मीन को भी रख पाएंगे और जो मेल मेंबर्स हैं वो फैक्ट्रीज में, कंपनीज में काम कर पाएंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया प्लस द पीपल हु आर स्टेइंग इन द विद इन दैट एरिया, दोज फैमिलीज विल प्रॉस्पर एंड ओवरऑल एवरीथिंग विल बी मच बेटर। बिल्कुल, वहीं पर रोजगार मिलेगा, वहीं पर वो अधिकांश जो हमने देखा जो लेबर हैं वो कहीं ना कहीं किसानी करते हुए होते हैं और वो लोग वहाँ पर जाकर एक नौकरियाँ जो हैं वो करते हैं बड़े बड़े शहरों में जहाँ इंडस्ट्री होती है। अगर हम बात करें इसमें एक जो छोटे शहर हैं या 3 टीयर 4 टीयर शहरों का विकास भी इससे जुड़ा हुआ है, ओवरऑल विकास, क्योंकि एक तो
लोगों का तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा ही, ऊपर उठेगा ही जब इंडस्ट्री वहाँ पर जाएगी छोटे शहरों में या 3 या 4 टियर शहरों, हम छोटे शहर ना कह के 3 या 4 टियर शहर कहें उनको, तो वहाँ पर जब इंडस्ट्री लगेगी तो एक अपने आप एक आसपास का जो एक वातावरण बनेगा वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं समतामूलक समाज को आगे बढ़ाएगा या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो रोज़गार जो इंडस्ट्री लगती है, जी हमारे पास नेचुरल फाइबर्स की कमी नहीं है। जी उसके लिए स्पिनिंग इंडस्ट्री का बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में भी सब बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, बहुत अच्छी स्पिनिंग इंडस्ट्री है। बट उसके आगे का वैल्यू चेन जो है अपने पास गारमेंटिंग का, वो अभी इन्वेस्टमेंट होना बाकी है। जी तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। और जो बड़ी सिटीज़ हैं, इंदौर और भोपाल के अलावा जो आसपास के टियर 3 टियर 4 जो सिटीज़ हैं, उनमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है। उससे सिर्फ इन 2 शहरों को छोड़ के मध्य प्रदेश की जो इकॉनमी है वो दूसरे शहरों पे भी केंद्रित हो सकती है और अच्छा खासा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को कमाई के साधन भी मिलेंगे, माइग्रेशन नहीं होगा। जी और जो आपने चीज़ बोला कि वहीं के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी वो एक मध्य प्रदेश आगे जा सकता है उसमें। बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जी सर। जो यदु जी ने यहाँ पर बताया। ट्रेडिशनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस जगह पे कंसंट्रेट होती थी जहाँ पर उनको नेचुरल फाइबर्स मिलते थे, बिल्कुल क्योंकि उनकी सप्लाई चेन छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ रॉ मटेरियल होगा वहीं इंडस्ट्री ज़्यादा पहले एग्जैक्टली। होती थी ग्रोथ। अब जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं वो मेजरली डिपेंडेंट ऑन सिंथेटिक फाइबर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल। ये जो वर्ड में बोल रहा हूँ टेक्निकल टेक्सटाइल, विच इज वेरी बिग। इफ वी टेक एन एग्जाम्पल कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका या एनी अदर डेवलप्ड एरिया हम देखेंगे, वहाँ पर जो टेक्सटाइल का यूज़ होता है उसका 20% भी यूज़ इंडिया में अभी तक नहीं होता है। एंड वो जो टेक्सटाइल है स्पोर्ट्स वेयर में, ऑटोमोटिव में, बहुत सारी ऐसे एरियाज है, डिफेंस में, ये सभी एरियाज जो है उसके अंदर में नेचुरल फाइबर छोड़ के मैनमेड फाइबर्स से जो टेक्सटाइल बनती है विच आर वेरी स्पेशल। उनका दे हैव टू परफॉर्म इन सर्टेन क्राइटेरियाज। सो ये जो चीज़ें बनती हैं उसका रॉ मटेरियल कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। उसके लिए उसको बिकॉज इट इज़ नॉट नेचुरल एंड इट डजंट हैव टू डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, वो कहीं भी लग सकती है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द रीज़न कि एरिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है जी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सकता है और इंडस्ट्री को इनवाइट किया जा सकता है कि आप वहाँ जाइए, दिस इज़ व्हाट इज़ रेडी फॉर यू, इन्वेस्ट and generate revenues for government, generate employment for the people and prosper. तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का जो सपना है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पूरा हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हमारी, मैं जो कंपनी से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट उसी के ऊपर आधारित है जी कि जो फैब्रिक, जो टेक्सटाइल हम बना रहे हैं, जी, जितनी मात्रा में हम बना के सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, उससे 5-7 गुने ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है आज की तारीख में। वो क्यों इंपोर्ट होनी चाहिए? बिल्कुल। यहीं पे लोकल आप थोड़ा बताएं एवगोल के बारे में बताएं कि किस तरीके से ये इजरायली कंपनी और यहाँ पे काम कर रही है, किस तरीके से में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, किस तरीके से। एवगोल बेसिकली इजरायली कंपनी है जी, जो आज पार्ट ऑफ इंडोरोमा वेंचर्स ग्रुप कंपनी है जी। लाइट non-woven fabric is manufactured from polypropylene. Polypropylene is a derivative of crude. This light non-woven is manufactured finally to make the baby diapers, adult incontinence and fem care products. हमारा देश का अगर हम एग्जाम्पल लें जी, तो बेबी डाइपर्स 25% बच्चे यूज़ करते होंगे भारत में। 20% सैनिटरी नैपकिन्स आर बीइंग यूज्ड बाय द फीमेल हु आर सपोज्ड टू यूज दैट, बट वी आर, आई मीन दिस इज द लेवल ऑफ पेनिट्रेशन।
सो ये पेनिट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। बिल्कुल जो हिसाब से समाज में जागरूकता आ रही है जी, उसके हिसाब से ये चीज़ें और इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है आगे। और जैसे ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी उसका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ना चाहिए। जी, और वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स अगर हम कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। सो दिस अपॉर्चुनिटी और दिस PLI scheme जी। is inviting us to further invest and see to it that all these textile which is required by the manufacturers of diapers or sanitary napkins or adult incontinence products, we supply them completely। बिल्कुल। और हम In-house। भारत में बना के बाहर सप्लाई करें और ये मेक इन इंडिया का सपना जो है वो पूरा होगा। Exactly। और बिल्कुल आपकी जो कंपनी है वो कहीं ना मेक इन इंडिया का ही सपना पूरा कर रही है यहाँ पर बनाकर, और आपका पूरे यूरोप और पूरे दूसरे देशों में जो है यहाँ से Absolutely। सप्लाई होता है। यदु जी, इसमें बात आ रही है कि 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो है इसमें कारोबार होगा। ये एक बड़ा आंकड़ा है। आपको क्या लगता है कि ये टारगेट अचीव होगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र में? बिल्कुल हो सकता है। और ये जो नंबर्स हैं, अगर जिस हिसाब से गवर्नमेंट बोल रही है जी, कि ऑलरेडी ये स्कीम लॉन्च होने से पहले ही इंडस्ट्री के साथ बातचीत हो रही है, इंडस्ट्री के सजेशंस लिए जा रहे हैं, उसके बाद पॉलिसी ड्राफ्ट किया जा रहा है। जी, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 19,000 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 3 लाख करोड़ आराम से अचीव हो सकता है। और दूसरा, ये कंजर्वेटिव है, इससे ज़्यादा ही अचीव होना चाहिए। एडिशनली इसमें गवर्नमेंट ने जो अभी ड्राफ्ट स्कीम है, अभी आने में टाइम लगेगा, तो ड्राफ्ट स्कीम में बोला गया है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे 2 गुना आपको टर्नओवर करना है। हर साल दर साल 25% आपको टर्नओवर बढ़ाना है। इंक्रीज करना है। तो वो बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। जी, जी, हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा तभी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। तो वो अगर आप देखते हैं तो कॉन्टीन्यूस जब इन्वेस्टमेंट होता है तो ये नंबर्स अचीव करना मतलब संभावित है, आराम से हो जाए। बिल्कुल। संजय जी? या मेरा कहना यही है कि हर चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। जी। और ये वो मोटिवेशन है जो अगर एक बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस मॉडल को देखे कि मेरा बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो होना चाहिए, तो ग्रो होने के लिए ये मोटिवेशन दिया गया है कि आप ये करते रहो। और ये करते रहने के लिए हम आपको ये मदद कर रहे हैं, मदद करेंगे। बिल्कुल। हम बात करते हैं कि इंडिया शुड बी दी मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में वो चाइना है। जी, हम वो जगह पे पहुंचना चाहते हैं। अगर वो जगह पे पहुंचना है तो उसके अंदर में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये काम करने में, वो सभी लोगों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और वो स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए कि जो देख के एंटरप्रेन्योर सोचना शुरू करे कि नहीं, अगर ये स्कीम है और इस तरह से मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो आई शुड बी डूइंग एवरीथिंग टू सी टू इट दैट आई गेट दिस। एंड इसी तरह से वो ग्रो करते जाएंगे। सो पार्टनरशिप ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि दिमाग उसका लग रहा है, पैसे उसके लग रहे हैं, एनवायरनमेंट पूरा वो तैयार कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से yes, we will provide you the infra, we will see to it that all the process and procedures are all done in such a way like single window process कि जो आपने अप्लाई किया 15 दिन के अंदर में आपको परमिशन मिल गई। परमिशन मिलने के बाद में देयर आर नो हर्डल्स। आई मीन रादर मेरा प्रश्न यही था कि पॉलिसी को लेकर आप कितना चेंज देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि अब आप इंडस्ट्री से आपका लंबा अनुभव है आप लोगों का। पॉलिसी में कितना चेंज देखते हैं, कितनी सरल हुई है पॉलिसियाँ एक इंडस्ट्रीज के लिए पहले की अपेक्षा? मेरे हिसाब से पॉलिसीज़ को रिफाइनमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है जी। काफ़ी चेंजेस आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स in tandem with central governments, they are in competition with each other कि इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए और वो वहाँ पर लेके जाने के लिए दे आर ईगर
the ऑफिसर्स, द ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स भी ये सोचते हैं कि Proactive है ऐसे अपने level ऐसे पे। क्या करें बिल्कुल। कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर आए। सो बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बिल्कुल। लेकिन एवरीथिंग इज लंबे समय तक हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बंद रही है, 91 में खुली है, तो एक समय तो लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है जरूर जी कि क्या पॉलिसी में चेंजेस आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप लोग लंबे समय से, और पॉलिसीज आपको लगता है कि अब ज़्यादा फ्रेंडली हो रही हैं पहले की अपेक्षा? कई जगह पे सिंगल विंडोज हैं, आप तुरंत जो तमाम तरह की जो एक कहा जाता था लाइसेंस राज जो हुआ करता था, उसमें कहीं राहत मिलती दिख रही है? सी बहुत ज़्यादा आई वुड से कि जो लास्ट के एक दशक है काफ़ी चेंजेस हुए हैं और इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और जैसा कि संजय सर ने बोला, अभी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंजेस करने की। ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कि रोज बदलती ज़रूरतें हैं। आप विश्व भर में देखेंगे अलग तरह की ज़रूरतें आ रही हैं, उसके बेसिस पे चेंजेस होते रहना चाहिए। बट जैसे संजय सर बोल रहे हैं, अभी हर स्टेट अपने अपने तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस लेके आ रही है, compete करती है इन्वेस्टर्स को लेके आने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में जब हम PLI स्कीम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट, सबसे बड़ी चीज़ अच्छी है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की सुन रही है। पॉलिसी लेके आने से पहले इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन हो रहा है, फीडबैक ले रहे हैं, और उसी बेसिस के ऊपर अभी भी पॉलिसी आने में थोड़ा समय है और भी काम करना काफ़ी ज़रूरी है पॉलिसी बनाने के लिए और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल। संजय जी, अगर बात करें अब जिनके लिए पॉलिसी बन रही है, जिनके फायदे के लिए बन रही है, जिनके ऊपर ये अप्लाई की जाएगी, उनसे डिस्कस किया जा रहा है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है पहले, उसके बाद बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर लेवल पे कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड कर दिया और उसको आपके ऊपर इम्पोज कर दिया, आपके ऊपर डाल दिया। तो इस पर ये आप कितना एक बेहतर एक मैकेनिज्म मानते हैं अब कि ये, चलिए आप लोगों से फीडबैक लिया गया या इंडस्ट्री लेवल पर बात की गई है और फिर उनसे भाई क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको फिर पॉलिसी उसके बाद मेक की जा रही है उनको रिजॉल्व करते हुए, तो ये आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है ये बेनिफिशियरी रहेगी आगे चल के? ये मेरा कहना है कि ये ज़रूरी है जी। एंड इट इज़ अ मस्ट। कॉरपोरेट एक अलग तरीके से अपने बिजनेस को देखता है, जी। वो किस तरह से चलाना चाहता है, उसके अपने एक वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होते हैं। वो चीज़ें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के जो मैकेनिज्म होता है, एंड जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जी, वो अभी समझ रहे हैं। बिल्कुल। कुछ दिन पहले हम एक मीटिंग में थे जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तभी उन्होंने बताया कि मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। मैं लार्सन टोब्रो में काम किया है, मैंने कुछ बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज में काम किया है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, जो नए नए प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। सो मैं उन लोगों के साथ में काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। सो इस तरह की मेंटालिटी जब अधिकारियों के में आएगी तब हमको हमारी समस्याओं को कम्युनिकेट करना और उसका रिजोल्यूशन पाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पेन कहाँ है। और अगर हम सब लोग की सही दवा जो है तभी हो पाएगी। हम सब अगर सोचते बीमारी हैं समझ में आएगी कि हम अगर सब सोचते हैं कि इंडिया शुड बी इन द वर्ल्ड मैप, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड रिनाउंड होने चाहिए, सर्विसेज हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ की सर्विसेज वर्ल्ड में पहचानी जाती है बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं ये जो उत्पादन संबद्ध जो प्रोत्साहन योजना है, इससे कहीं ना कहीं एक लाभ होता हुआ दिख रहा है और आगे आप लोगों को उम्मीद है कि और ज़्यादा चीज़ें होंगी, पॉजिटिव होंगी और इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार एक सकारात्मक रूप से प्रयास कर रही है। और PLI को लेकर जिस तरीके से एक उत्साह का माहौल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो भी आगे बना रहेगा। आप दोनों मेहमान आज हमारे साथ शामिल हुए इस खास कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।